हेलो दोस्तों। तो चलो आओ आज डिस्कस करते हैं एओ स्टार एल्गोरिदम। एओ स्टार एल्गोरिदम ना सर्च स्ट्रेटजी का ही एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम है जो कि बेसिकली ए स्टार एल्गोरिदम का एक्सटेंशन है। अब ये ए स्टार एल्गोरिदम जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताई थी, जहां पर क्या था कि इट वाज अ पाथ फाइंडिंग एल्गोरिदम, है ना। वहां पर आप क्या ट्राई कर रहे थे कि मिनिमम कॉस्ट का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का ट्राई कर रहे थे। मैंने आपको बताया था कि ए स्टार एल्गोरिदम इतना इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है कि आपके जीपीएस, नेविगेशन, गूगल मैप, इन सभी एल्गोरिदम्स में बैकबोन क्या है आपका, ए स्टार एल्गोरिदम है। लेकिन उस एल्गोरिदम का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि ये जो थी ना एल्गोरिदम, ये लीनियर सीक्वेंस ऑफ एक्शंस पर डिपेंडेंट थी। ठीक है, सिंगल सॉल्यूशंस पर जाती थी, है ना। ऐसा नहीं है कि आपको मल्टीपल सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी किसी भी एक पर्टिकुलर गिवन ग्राफ का, ठीक है, या ट्री का जो भी एक पर्टिकुलर ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा होगा अंडर एस्टिमेशन के केस में, तो ये वो पर्टिकुलर ए स्टार एल्गोरिदम आपको आंसर डिलीवर करती थी। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको हम सिमुलेट करते हैं, जहां पर एक से ज्यादा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं उस प्रॉब्लम के लिए। तो आपको जब इस तरह के प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं और उसमें से बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन चूज करना हो अगर आपको, तो आप किस तरह से चूज करोगे, है ना। तो ये उस टाइम पर ये एओ स्टार एल्गोरिदम का यूज किया जाता है। अब ये ए स्टार एल्गोरिदम क्या होती है, एओ स्टार में ए स्टैंड करता है एंड के लिए और ओ स्टैंड करता है और के लिए। और ये जो स्टार, ये क्या शो करता है, स्टार शो करता है ऑप्टिमैलिटी। अगर कोई ऑप्टिमल सॉल्यूशन इस पर्टिकुलर जो भी गिवन प्रॉब्लम है, जहां पर मल्टीपल सब प्रॉब्लम एग्जिस्ट करते हैं, मल्टीपल सब प्रॉब्लम एग्जिस्ट करते हैं, तो इट विल गिव यू द ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो भी एग्जिस्ट करता होगा। और इसी के लिए ये एओ स्टार एल्गोरिदम डिवाइस की गई, है ना। फिर से मैं रिपीट करता हूं, ए स्टैंड करता है एंड के लिए, ओ करता है और के लिए। और इसमें जो ग्राफ बनता है ना, जहां पर मल्टीपल सब प्रॉब्लम्स होती हैं और उनके सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, उसको बोला जाता है एंड और ग्राफ। एंड और ग्राफ बोला जाता है। और जहां पर अब इस ग्राफ में जहां पर भी और वैल्यू रहेगी, उसका मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर सब प्रॉब्लम के डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं। एंड जहां पर भी एंड इक्वेशन रहेगी, उसका मतलब है कि जो भी सब प्रॉब्लम्स हैं उनको साथ में सॉल्व करना है। इसका क्या मतलब है, चलो हम एक बहुत ही क्लासिक फनी एग्जांपल लेते हैं कि हमको अभी मानकर चलिए कि बीटेक की डिग्री हासिल करनी है। ठीक है, बीटेक स्टूडेंट्स हैं आप सभी लोग, होपफुली आप बीटेक के स्टूडेंट्स मेजॉरिटी में देख रहे होंगे। तो आपने थ्री इडियट्स मूवी देखी है, उसमें क्या होता है, थ्री इडियट्स मूवी में आमिर खान पढ़ने के लिए जाता है, बीटेक की डिग्री लेने के लिए जाता है। उस मूवी में जावेद जाफरी भी होता है। उसका सीन क्या होता है जावेद जाफरी का, कि उसको बीटेक का डिग्री चाहिए बहुत ही प्राइम इंस्टीट्यूट से। तो वो क्या करता है, वो बाय करता है डिग्री को, किसके थ्रू, आमिर खान के थ्रू। आमिर खान उसके बिहाफ में पढ़ता है। तो अभी देखो मैं आपको समझाता हूं। तो बीटेक डिग्री हासिल करने के पास आपके लिए दो ऑप्शन है, या तो आप बाय कर लो, आप बन जाओ क्या, जावेद जाफरी थ्री इडियट्स के, है ना। नहीं तो आप बन जाओ क्या, आमिर खान, है ना, और स्टडी करो। अब आपको पता है कि बीटेक डिग्री का जो टाइम फ्रेम होता है, अगर आप रेगुलर उसमें कर रहे हैं तो वो 4 साल की डिग्री होती है। ठीक है, तो यहां देखिए अभी आप अगर, आपके पास दो ऑप्शन हो गए बीटेक डिग्री के लिए, या तो आप बाय कर लीजिए या तो आप स्टडी कर लीजिए। तो ये जो दो ऑप्शन है ना आपको, बाय और स्टडी, सो ये दो ऑल्टरनेटिव क्या बता रहे हैं आपको, आपका जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है यहां पर, बीटेक डिग्री गेट बीटेक, है ना, गेट बीटेक डिग्री, ये आपका प्रॉब्लम है। तो उस प्रॉब्लम के पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस बता रहा है, आइदर यू कैन बाय और यू कैन स्टडी। तो ये हो गए मल्टीपल सब प्रॉब्लम।
अब ये सब प्रॉब्लम में डिवाइड हो गया, या तो बाय कर लो या तो स्टडी। आप अगर बाय करना चाहोगे तो ऑब्वियसली आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, अ सेलर जो डिग्री सेल कर रहा हो, तो वो सब प्रॉब्लम हो जाएगा, और नहीं तो स्टडी करोगे। अगर आपने जो कि मॉरली एथिकली जो भी बोलो राइट पाथ है बीटेक डिग्री हासिल करने के लिए स्टडी का, ठीक है, आपने ये चूज किया, तो अब आपकी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी ईयर वाइज। तो वो अब ये जो स्टडी वाला है 4 सब प्रॉब्लम में डिवाइड हो जाएगा। ईयर आपकी ये ईयर बता रहा है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। अब फोर्थ ईयर, अब आपको सेमेस्टर पैटर्न भी पता है, बीटेक डिग्री में सेमेस्टर पैटर्न होता है, 6 महीने के सेमेस्टर होते हैं। तो फर्स्ट ईयर जो है आपका 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, 1, 2। तो आपको दिख रहा है डिग्री आपकी पहले जो गेट बीटेक डिग्री है 2 पार्ट में सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड हुई, बाय और स्टडी। फिर उसके बाद फर्दर सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड हुई, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ठीक है। एंड फिर उसके बाद सब प्रॉब्लम में इंडिविजुअल सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड हुई कि फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 7, 8। अब यहां पर आपका अगर स्टडी के थ्रू कर रहे हैं तो आपका यहां पर गोल क्या होगा कि क्लियर ये सारे इंडिविजुअल सब प्रॉब्लम्स। अब देखो, आपको इन ऑर्डर टू कंप्लीट और से कि आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया है, आपको क्या करना होगा, सेमेस्टर 1 भी क्लियर करना होगा, सेमेस्टर 2 भी क्लियर करना होगा। तो यहां पर मैंने क्या बोला, सेमेस्टर 1 भी क्लियर करना पड़ेगा एंड सेमेस्टर 2 भी क्लियर करना पड़ेगा। दीज आर बोथ को रिलेटेड, वेरी वेल कनेक्टेड, है ना। जब आप ये दोनों सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 जैसे ही पास करेंगे तभी आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट माना जाएगा। सो ये जो आर्क मैंने बनाया है यहां पर, ये इसको बोला जाता है एंड आर्क। और ये जिन भी सब प्रॉब्लम्स के बीच में होता है, इसका मतलब होता है कि ये दोनों प्रॉब्लम्स जो हैं, सब प्रॉब्लम यहां पर जैसे 1 है और ये 2 है सेमेस्टर, ये दोनों क्या होंगे, टुगेदर एग्जीक्यूट होंगे, मतलब टुगेदर सॉल्व होंगे, है ना। तो ये दोनों जब सॉल्व हो जाएंगे तभी आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट माना जाएगा। और इसी वजह से जैसे ही आपने अगर सपोज फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर कर लिया तो इसको एंड और ग्राफ में बोला जाता है सॉल्वेबल नोड, ठीक है। और अगर आपने सेकेंड सेमेस्टर भी कर लिया तो इसको बोला जाएगा सॉल्वेबल नोड, मतलब इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। आपने अगर फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर कर लिया तो आपको पता है कि हाउ टू क्लियर द फर्स्ट सेमेस्टर। अभी ये दोनों अगर नोड सॉल्वेबल हो गए तो मैंने क्या बताया, जब अगर ये दोनों नोड आपने क्लियर कर लिए तो आपका ये जो फर्स्ट ईयर उसको क्या बोला जाएगा, कंप्लीट माना जाएगा। तो अगर ये दोनों नोड सॉल्वेबल हो गए तो आपका ये जो फर्स्ट ईयर है ना, ये भी नोड सॉल्वेबल हो जाएगा। समझ में आया। बट अभी हम एक और एग्जांपल लेते हैं। आपका आया सेकेंड ईयर, आपने थर्ड सेमेस्टर क्लियर कर लिया, थर्ड सेमेस्टर क्लियर कर लिया तो ये क्या हो गया, सॉल्वेबल नोड हो गया। लेकिन आपका फोर्थ सेमेस्टर जो है ना वो क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है, उसमें आपके सब्जेक्ट रुक गए हैं, तो इसको बोलते हैं अनसॉल्वेबल नोड। अब देखो, आपका थर्ड सेमेस्टर क्लियर हो गया है बट फोर्थ सेमेस्टर क्लियर नहीं हुआ है, और ये जो कंडीशन है थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर दोनों क्लियर होना चाहिए, तभी आप सेकेंड ईयर को क्या बोल सकते थे कि मेरा सेकेंड ईयर भी कंप्लीट हो चुका है। तो लेकिन अब फोर्थ ईयर रुक गया है आपका, फेल हो चुके हो आप, सॉरी, ठीक है। तो ये क्या होगा, आपका सेकेंड ईयर जो है ना अनसॉल्वेबल नोड हो जाएगा, अनसॉल्वेबल नोड, मतलब इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा ना। अगर आप फोर्थ ईयर क्लियर कर लो, आपके पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो जाए कि फोर्थ ईयर के सब्जेक्ट कैसे क्लियर करना है, तो आपका थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर क्लियर हो गया, तो आपने सेकेंड ईयर भी सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया क्लियर करने के लिए। तो ये समझ में आया आपको सॉल्वेबल नोड और अनसॉल्वेबल नोड क्या होते हैं। सॉल्वेबल नोड वो हैं जिनके लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, वैल्यू होती है, और अनसॉल्वेबल नोड्स वो हैं जिनके लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो देखो, अभी फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के लिए
आपको क्या बोलना पड़ेगा कि फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर क्लियर होना चाहिए। अभी सपोज मैंने इसको सॉल्वेबल नोड मानता हूं मैं, ठीक है, सपोज आपने क्लियर कर लिया तो थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर भी सॉल्व हो गए आपके, तो आपका सेकेंड ईयर भी सॉल्व हो गया। इसी तरह से फिफ्थ भी हो गया सॉल्व, सिक्स्थ भी आपका क्लियर हो गया, तो थर्ड ईयर भी आपका क्लियर हो गया, है ना। फोर्थ ईयर भी आप, सेवेंथ सेमेस्टर एट्थ सेमेस्टर आपके क्लियर हो गए, तो फोर्थ ईयर भी क्लियर हो गया। तो आपके ये जब चारों नोड्स सॉल्वेबल हो जाएंगे, ठीक है, तभी ये जो एंड आर्क है ये क्या होगा, पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा, और आपका जो बीटेक डिग्री है, ये वाला जो नोड स्टडी वाला है, ये भी क्या हो जाएगा, सॉल्वेबल नोड हो जाएगा। और अगर ये सॉल्वेबल नोड हो गया तो अभी देखो यहां पर कोई आर्क नहीं है ना, आपने ये वाला पाथ चूज किया था, तो मतलब इसकी कोई ना कोई वैल्यू यहां पर आ जाएगी, है ना, इस पर्टिकुलर सॉल्वेबल नोड की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पर मैं अभी बताता हूं वैल्यूज कैसे आएंगी, तो यहां पर कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। और इसी तरह का यहां पर देखो आर्क नहीं था, तो बाय आपको यहां पर क्या ढूंढना था, सेलर ढूंढना था जो बीटेक की डिग्री सेल कर रहा हो। तो यहां पर इस पर्टिकुलर नोड की भी कोई ना कोई वैल्यू आएगी, फिर उसके बाद आप क्या है सॉल्यूशन देख सकते हैं क्या है क्या नहीं है। तो देखो अभी मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं, आई होप सॉल्वेबल अनसॉल्वेबल समझ में आया होगा। तो अब यहां पर ये जो है, सपोज आपको हमको बीटेक डिग्री का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है बीटेक, इट टेक्स अराउंड 48 मंथ्स, है ना, और एक सेमेस्टर जो है वन सेम इट टेक्स अराउंड 6 मंथ। मैं रेगुलर स्टडी उसमें ले रहा हूं कि एवरी सेमेस्टर जब क्लियर होता है तो उसको 6 मंथ लगते हैं, लेकिन अगर सपोज आप किसी सेमेस्टर में फेल हो जा रहे हैं और उस पर्टिकुलर सेमेस्टर को क्लियर करने के लिए आपको 2 महीने एक्स्ट्रा लग रहे हैं, 3 महीने एक्स्ट्रा लग रहे हैं, तो उसकी क्या है वैल्यू बढ़ रही है। तो सपोज आपने फर्स्ट सेमेस्टर जो है वो 6 महीने में कंप्लीट कर लिया, इस पर्टिकुलर जो टर्मिनल नोड है इससे नीचे नहीं जा सकते, ये टर्मिनल नोड है आपका, इस पर्टिकुलर एंड और ग्राफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि आपको बीटेक क्लियर करना है, तो इस पर्टिकुलर टर्मिनल नोड की वैल्यू आपको दी हुई है 6, है ना। इसके बाद ये जो सेकंड है, आपको सेकंड में मानकर चलिए आपको लगे 11 मंथ्स, थर्ड सेमेस्टर आपने क्लियर कर लिया अगेन 6 मंथ्स में ही, फोर्थ सेमेस्टर को क्लियर करने में आपको लगे अगेन 17 मंथ, है ना। आपको फिफ्थ सेमेस्टर क्लियर करने में आपने 6 में कर लिया, और 6 सेमेस्टर आपको क्लियर करने में सपोज लगे 7 मंथ्स, है ना। 7th सेमेस्टर क्लियर आपने कर लिया 6 में, और 8th मंथ भी आपने सपोज कीजिए कि आपने 8 मंथ में ही 6 मंथ में ही कर लिया। तो अब देखो ये कैसे ये वैल्यू प्रोपोगेट होंगी और सॉल्यूशन निकल कर आएगा। देखो अब यहां पर ये जो फर्स्ट नोड है ना, फर्स्ट सेमेस्टर का नोड है, उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 6 दी हुई है। आपको एग्जाम में हो सकता है ये 1 की जगह यहां अंदर भी लिख कर दे दिया जाए, नहीं तो ठीक है यहां पर भी बाहर भी लिख कर दे सकते हैं। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन कि आपको किस तरह से एग्जाम में दिया जा रहा है। तो देखो अभी इन ऑर्डर ये टर्मिनल नोड की वैल्यू है 6 11 6 17 6 7 6 6। अब हमको देखना है कि वैल्यू कैसे प्रोपोगेट होंगी। तो फर्स्ट इस पर्टिकुलर नोड को सॉल्व करने के लिए जो फर्स्ट ईयर का नोड है, ये दोनों वैल्यूज को क्या होगा, इन दोनों पर्टिकुलर नोड्स को दोनों को साथ में सॉल्व करना पड़ेगा। वैल्यूज क्या है 6 एंड 11, तो ये जो फर्स्ट की वैल्यू है इन दोनों का समेशन होगी, तो ये फर्स्ट कितना हो जाएगा आपका 17, ये इसकी वैल्यू हो गई। फिर इसके बाद सेकेंड ईयर के लिए जो था आपको 6 मंथ लगे थे और फोर्थ सेमेस्टर के लिए 17 मंथ्स लगे थे, तो 6 + 17 कितना हो जाएगा 23। तो ये आपको सेकेंड ईयर के लिए हो गया 23 मंथ लगे आपको। फिर इसके बाद फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर के लिए आपको लगे 6 मंथ एंड 7 मंथ्स, तो ये कितना हो गया टोटल 13। एंड सिमिलरली एंड फोर्थ ईयर में भी लगा हुआ, तो 6 + 6 कितना हो गया 12। तो देखो आपको ये मिल गई, आपने
नीचे से सॉल्व किया, बॉटम अप अप्रोच यूज हुई, और यहां पर हर एक सॉल्वेबल नोड, ये एक सॉल्वेबल नोड है ना, ये भी सॉल्वेबल नोड है, ये भी है, ये भी, ऑल दीज आर सॉल्वेबल नोड्स, एंड सिंस दे वेर सॉल्वेबल नोड्स, उसकी वजह से क्या हुआ कि आपको 17, 23, 13, 12 मिल गया। अब यहां पर ये फिर से एंड आर्क है, तो ये क्या होगा, 17 प्लस 23 प्लस 13 प्लस 12, 13 प्लस 12 25, 25 23 प्लस 17 40, 65। आपने बीटेक डिग्री 65 मंथ में कंप्लीट कर ली, कॉन्ग्रेचुलेशंस, है ना, ठीक है। तो ये आपका 65 जो है ना, ये इस पर्टिकुलर नोड के लिए आंसर आया, स्टडी नोड के लिए 65 मंथ आपका पर्टिकुलर आंसर आया। और सपोज यहां पे गेट बीटेक डिग्री है, और इसको फाइंड आउट करने के लिए सपोज आपको 100 मंथ्स लग गए, मैं तो गलत ही लूंगा इस वैल्यू को, है ना, नहीं तो आप बोलोगे कि सर 20 महीने में मिल रही है अगर सेलर फाइंड आउट करके, तो मैं तो यही फाइंड आउट करूंगा, आप लोग कमेंट में लाइन लगा दोगे, तो दैट इज व्हाई आई एम चूजिंग 100, ठीक है। तो अब देखो, इंटेंशनली मैंने 100 चूज किया है। अब देखो यहां पर आपको 65 मिल गया, 100 मिल गया, है ना। तो अब आपका सब प्रॉब्लम्स जो थी सॉल्व होते 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 एक पर्टिकुलर वैल्यूज लेकर आ गई, स्टडी भी सॉल्वेबल नोड हो गया आपका, बाय भी सॉल्वेबल नोड हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में से बेस्ट सॉल्यूशन चूज करना पड़ेगा, और यहां पर हम इन टर्म्स ऑफ मंथ देख रहे थे, और इन टर्म्स ऑफ मंथ सबसे बेस्ट सॉल्यूशन कौन सा है, स्टडी। यहां आपको नॉलेज भी मिलेगा प्लस टाइम भी कम लग रहा है 35 मंथ का, तो आप क्या करेंगे, ये वाला पर्टिकुलर जो सॉल्यूशन पाथ है ना, इसको चूज कर लेंगे और आप बीटेक डिग्री ले लेंगे, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो ये आपका पर्टिकुलर सॉल्वेबल, अगर सारे सॉल्वेबल नोड्स हैं तो आपको यहां पर क्या है, यहां पर आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और आपका एओ स्टार एल्गोरिदम आपको सॉल्यूशन दे देगा। लेकिन अब आप एक अज्यूम करो कि आपने ये सारा कर लिया, आपके पास ये सॉल्यूशन है, लेकिन ये जो आपका दूसरा पाथ है ना, दूसरा पाथ जो है बाय करने का, ये वाला, ये अनसॉल्वेबल नोड रह गया। अनसॉल्वेबल मतलब इसका कोई सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना, तो इसको आप कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और क्योंकि ये अनसॉल्वेबल नोड है ना, तो ये कंप्लीटली डिस्कार्ड हो जाएगा। ये सॉल्वेबल नोड है, आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था, गेट बीटेक डिग्री, पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या थे, आइदर यू कैन बाय और यू कैन स्टडी, ठीक है। लेकिन ये अनसॉल्वेबल नोड है, इसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ये कंप्लीटली डिस्कार्ड हो जाएगा, इसको आप यूज ही नहीं कर सकते, ठीक है, ऑप्ट ही नहीं कर सकते। तो इस केस में जो आपको ये सॉल्यूशन निकला 65 मंथ का, दिस विल बी योर मोस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। पहले भी यही मोस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन था 65 और 100 मंथ्स के कंपैरिजन में। तो ये अगर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जो मैंने बोला था कि अगर कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो हमेशा आपको एओ स्टार एल्गोरिदम क्या करेगी, सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देगी। लेकिन एक वर्स्ट केस मानकर चलो, आपसे डिग्री का सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट ही नहीं हो रहा है, ये अनसॉल्वेबल नोड है, अनसॉल्वेबल नोड, ये आपसे क्लियर ही नहीं हो रहा है। आपसे जब ये क्लियर ही नहीं हो रहा है तो आप आगे की डिग्री में जा ही नहीं पाएंगे, है ना। आपने कुछ एग्जाम्पल सुने भी होंगे अपने दोस्तों के कि यार उसका सेकंड सेमेस्टर ही क्लियर नहीं हो रहा है इसलिए उसको डिग्री नहीं मिल रही है। तो अगर आपके इनमें से कोई भी एक टर्मिनल नोड की, मतलब कोई भी एक नॉन टर्मिनल नोड की वैल्यू नहीं मिल पा रही है आपको, अगर वो एक अनसॉल्वेबल नोड है, तो फाइनली ये क्या होगा, अनसॉल्वेबल नोड बन जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर। और इसकी वजह से सिंस ये एंड कंडीशन लगी हुई है, स्टडी भी आपका क्या बन जाएगा, स्टडी भी आपका अनसॉल्वेबल नोड बन जाएगा। और फाइनली इसकी वजह से आपका बीटेक प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है ना, ये अनसॉल्वेबल केस बन जाएगा गिवन ऑल दिस सिनेरियो।
तो आई होप आपको समझ में आया होगा सॉल्वेबल और अनसॉल्वेबल। आपके रियल टाइम पे भी, आपके रियल लाइफ में भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती होंगी जो आप सॉल्व नहीं कर पाते, तो फिर आप फाइनली उसको क्या करते हैं, ऑमिट करते हैं ना, कि छोड़ दो भाई, और नहीं तो फिर उसका क्या सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का ट्राई करते हैं। सो यही है, फिर से मैं रिपीट करता हूं कि एओ स्टार एल्गोरिदम अगर मल्टीपल सब प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं और अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, है ना, तो मिनिमम जो कॉस्ट का सॉल्यूशन होगा उसको एओ स्टार एल्गोरिदम ऑप्ट करेगी और वही आपका क्या होगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। अब आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं? यूनिवर्सिटी एग्जाम में आइदर या तो आपको ये लिखने आ जाएगा एओ स्टार के बारे में बताओ, व्हाट इज एओ स्टार, हाउ व्हाट ए रिप्रेजेंट्स, ओ रिप्रेजेंट्स, या फिर आपको इस तरह का कोई एक डायग्राम दे दिया जाएगा जो मैंने बनाया था। यहां तो मैंने आपको एग्जाम्पल से बताया, हो सकता है कि वहां पर ऐसे सेम चीज को लिख दिया जाए, ए नोड, बी नोड, सी, डी, ई, एफ, जी, है ना, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, ये ए बी सी डी ई एफ जी कर दिया, और यहां पर इनकी सारी वैल्यूज जो दी हुई हैं ये दे दिया, और उसके बाद सॉल्वेबल अनसॉल्वेबल नोड ऐसा लिख दिया, और आपको बोला जाएगा कि फाइंड आउट द मोस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर गिवन ग्राफ, है ना। तो आपको ये सॉल्व करने आना चाहिए कि ये किस तरह से होगा। ग्राफ दे सकते हैं, ट्री दे सकते हैं, इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट कि आपको क्या मिलेगा, तो आपको सॉल्व करते आना चाहिए। अब इसमें क्वेश्चंस ये भी बन सकते हैं कि आगे जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो ए स्टार एल्गोरिदम और एओ स्टार एल्गोरिदम में क्या डिफरेंस आता है। तो ए स्टार जो मैंने आपको बताया था, लीनियर सीक्वेंस ऑफ एक्शंस फॉलो करती है ना, कि सिंगल एक सॉल्यूशन होगा तो वो उसको बताएगी। यहां पर इट कैन हैंडल मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ एक्शंस, जो मल्टीपल सब प्रॉब्लम्स को भी हैंडल कर सकती है। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने और अच्छे से आपको बताया हुआ है। इसके बाद इसका जो ग्राफ होता है वो एंड और ग्राफ कहलाता है। स्टार ऑप्टिमैलिटी को शो करता है, और कॉस्ट अगर एंड है जिसको आर्क से रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज सम ऑफ सब प्रॉब्लम्स। और जो होता है मिनिमम ऑल्टरनेटिव, जो भी मिनिमम ऑल्टरनेटिव होगा उसको चूज किया जाएगा, है ना। ठीक है, अभी अगर जैसे सपोज इस पर्टिकुलर ग्राफ में यहां पर, अभी हम बीटेक डिग्री का वो एग्जांपल भूल जाते हैं, अगर ये इसी गिवन ग्राफ में ये होता, यहां पर एंड नहीं होता, तो 6 और 17 में से मिनिमम वैल्यू चूज की जाती, तो ई की वैल्यू क्या हो जाती, यहां पर ई की वैल्यू 6 हो जाती। समझ रहे हैं आप, क्योंकि यहां पर ये और है, और के बाद ये मिनिमम ऑल्टरनेटिव चूज किया जाएगा, तो ई क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अब एडिशन जब होगा ना, सो एडिशन चेंज हो जाएगा। देखो एडिशन चेंज हो जाएगा, और सपोज मैंने इसको यहां से ये दोनों हटा दिए, है ना। ठीक है, तो अभी 17 प्लस 6, ये यहां पर वैल्यू आती 23। एक सॉल्यूशन ये है, एक सॉल्यूशन ये है, तो इस सॉल्यूशन का यहां पर वैल्यू आ रहा है 13, है ना। देखो ये एक सॉल्यूशन है, ये टुगेदर सॉल्यूशन है, और इस सी सब प्रॉब्लम के लिए ये एक और सॉल्यूशन है जिसका वैल्यू आया 12। तो अभी ये 3 सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, S1 ये वाला है, S2 ये है, S3 ये है। तो इसके बाद 23, 13, 12 ये 3 आपके पास सॉल्यूशन है, S1, S2, S3। एंड सिंस इसमें से आपको सबसे मिनिमम कॉस्ट वाला चूज करना है, तो आप कौन सा S3 पाथ वाला चूज कर लेंगे, तो आपका यहां पर आंसर आ जाएगा 12। इस तरह से होता है ना। ठीक है, अगर ये ध्यान देना है कि एंड कहां पर लगा हुआ है और कहां पर है, अगर और है तो मतलब वहां पर क्या आ जाएगा, मिनिमम ऑल्टरनेटिव चूज करना है सब प्रॉब्लम उनमें से। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।